लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि अल्फ़ा डीके बीटा डीके में कौन सा पार्टिकल इमिट होता है। तो रेडियो एक्टिविटीज़ का स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सर्टेन एटॉमिक न्यूक्लियाई या तो अल्फ़ा डीके या तो बीटा डीके होगा या तो गामा रेडिएशन होगा, तो उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। डीके करेगा और जो सब्सटेंस शो करेगा रेडियो एक्टिविटी उसको बोलेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ओके। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सर एक मिनट। ओके। अब इसमें कुछ कुछ पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज होता है। अब उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो वन बाय वन करके लिख लो। अल्फा का प्रॉपर्टीज क्या होता है? अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल होता है, ये होता है हीलियम एटम। नंबर वन में लिख लो डबली आयन He+2 होता है। अल्फा पार्टिकल ये चार्ज पार्टिकल है। न्यूक्लियस ये होता है। चार्ज इसका अल्फा पार्टिकल का होता है +2 इलेक्ट्रॉन। इसका मास होगा 4 मास ऑफ द प्रोटॉन, और इट कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मूव करेगा तो इट कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अल्फा पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज होता है। और मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो होगा ये होगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, वही होता है 4। ओके, ये हो गया नंबर वन। एक होता है बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल, तो बीटा पार्टिकल दो तरीके का होता है। बीटा पार्टिकल में बीटा एक माइनस होता है और एक बीटा प्लस होता है। तो ए में लिखो बीटा माइनस। बीटा माइनस, ए में होता है बीटा माइनस, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बेसिकली सब कुछ इलेक्ट्रॉन ही होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। मास इसका जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ बीटा पार्टिकल। मास ऑफ बीटा पार्टिकल। चार्ज जो होगा माइनस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज है मास है तो ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट हो जाता है। तो इट कैन बी डिफ्लेक्टेड, इट कैन बी डिफ्लेक्टेड इन बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। और एक होता है बीटा प्लस पार्टिकल।
बीटा प्लस पार्टिकल। इसको हम लोग एक नया नाम देते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। बेसिकली ये क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। इसको होते हैं पॉजिट्रॉन। मतलब सब प्रॉपर्टीज बीटा पार्टिकल का ही होगा, इलेक्ट्रॉन का ही होगा, लेकिन उसका चार्ज पॉजिटिव होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ बीटा प्लस या पॉजिट्रॉन। और जो चार्ज होता है ये होता है प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको ये बोल सकते हैं कि पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इट कैन बी डिफ्लेक्टेड इन बोथ, इट कैन बी डिफ्लेक्टेड इन बोथ electric field and magnetic field. It can be deflected in both electric and magnetic field. इन दोनों में बस बीटा प्लस और बीटा माइनस में डिफरेंस है ये कि चार्ज का डिफरेंस है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन ही एक तरीके का, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसके बाद आता है बीटा, तो हो गया बीटा प्लस एंड बीटा माइनस, बीटा पार्टिकल। एक होता है गामा नंबर 3, गामा रे या गामा पार्टिकल बोल सकते हो उसको। पार्टिकल तो वैसे क्या ही होता है, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, एक्सरे के फॉर्म में होता है, एक्सरे जैसा कुछ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका कोई मास नहीं होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है और रेस्ट मास इसका जीरो होता है, चार्जलेस, क्योंकि रेडिएशन है ना, चार्जलेस एंड रेस्ट मास इज इक्वल टू जीरो। अब इस पे कोई चार्ज नहीं, देयरफॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं करेगा, नो डिफ्लेक्शन, नो डेविएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में डेविएशन शो नहीं करेगा। एंड नंबर 4, स्पीड जो इसका होता है, इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट सी से ट्रेवल करता है, ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है जो आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, एक होता है एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो। तो लिखो न्यूट्रिनो, न्यू से डिनोट करते हैं, एंड एंटी न्यूट्रिनो, न्यू बार, एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो। दे आर टाइप ऑफ फोटॉन्स, दे आर काइंड ऑफ फोटोन, फोटोन जैसा ही होता है, लाइक photons, like photons having rest mass 0। ठीक है, नंबर 2, इसका भी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगा, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस एंड मासलेस। नंबर 3, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, एंड इसका एक होता है कि स्पिन क्वांटम नंबर, इसका एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर, एस जो होता है ये प्लस माइनस हाफ होता है, इसका अपना एक स्पिन क्वांटम नंबर होता है जिसका वैल्यू प्लस माइनस हाफ होता है। ओके, स्पिन क्वांटम नंबर प्लस माइनस हाफ। ओके, हो गया सर, हो गया। ओके, तो
अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिविटीज़ कौन कौन सा होगा, जैसे रेडियो एक्टिव डीके में क्या क्या पार्टिकल्स इमिट होगा और उसका कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। तो नंबर 1 होता है, यहाँ हेडिंग डाल दो, रेडियो एक्टिव डीके। नंबर 1 इसमें होता है अल्फा डीके। अल्फा डीके नंबर 1 होता है अल्फा डीके। अल्फा डीके आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, He+2 इज द हीलियम न्यूक्लियस। तो इसमें होता है कि जब अल्फा डीके कोई भी एटॉमिक मास, जैसे अगर काफ़ी हायर एटॉमिक मास ग्रेटर देन 210, जिसका एटॉमिक मास ग्रेटर देन 210 होता है, वो अल्फा डीके मतलब अल्फा पार्टिकल इमिट करके न्यूक्लियस से वो स्टेबल हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जैसे हम एटॉमिक मास इंक्रीज करते जाते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी कम होते जाती है, अनस्टेबल होते जाता है। तो स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करता है कि अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, एंड जनरली इफ एटॉमिक मास ग्रेटर देन 210 वो पार्टिकल, वो जो एटम्स होता है अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, उसको बोलते हैं अल्फा डीके। अल्फा डीके में होता क्या है कि अगर पार्टिकल अल्फा डीके करेगा तो उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो दो से कम हो जाएगा, बाई 2 और 2 फैक्टर से कम हो जाता था। लिख लो कि अनस्टेबल न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस emits an alpha particle, बेसिकली He+2 होता है, and reduce proton and neutron by 2 each, दोनों से दो दो से कम हो जाता है। ओके तो इसका कैलकुलेशन देखते हैं कि अगर x कोई न्यूक्लियस है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू z एंड मास नंबर इज इक्वल टू a, तो यहाँ से अगर अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है Ha4n2, तो यहाँ से इसका प्रोटॉन नंबर 2 से डिक्रीज कर जाएगा, तो Z-2। अगर प्रोटॉन नंबर चेंज करता है तो एलिमेंट जो एटम होता है न्यूक्लियस होता है वो भी चेंज कर जाएगा, एलिमेंट वो चेंज कर जाएगा। एंड मास नंबर इज चेंज्ड बाय 4 बिकॉज 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन अगर चेंज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो टोटल मास नंबर में 4 का डिफरेंस आएगा। तो ये हो गया, और इस तरह का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, और ये हमारा हो गया एक ब्रेक कर गया दूसरे न्यूक्लियस में, इसको बोलते हैं हम लोग पेरेंट न्यूक्लियस, and this is called daughter nucleus, and this is called alpha particle। अब यहाँ पे होता क्या है कि जनरली मास नंबर ग्रेटर देन 210, हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ ए ग्रेटर देन 210, तो इस तरह के जो न्यूक्लियस होते हैं या जो एटम्स होते हैं शोज अल्फा डीके या अल्फा डीके occurs in the atoms A greater than equal to 210। तो काफ़ी हेवी न्यूक्लियस अल्फा डीके करके स्टेबिलिटी को गेन करता है। बेसिकली अल्फा डीके इज अ प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस गेट्स स्टेबल आफ्टर डीके इन अल्फा पार्टिकल। Now we can calculate the what is the energy released in this process, and that energy is called Q value. So we can easily calculate the Q value. Basically the rest mass energy of the left hand side parent nucleus and the rest mass energy of the daughter nucleus right hand side plus alpha particle combine reactant and product ka there is a difference between rest mass energy, and this difference in the mass of the rest energy is converted in the energy of the डीके, और ये दोनों एनर्जी हीलियम एंड वाई एटम शेयर कर लेते हैं। तो हम फाइंड कर सकते हैं कि क्यू वैल्यू जो होता है, इसको हम लोग क्यू वैल्यू बोलते हैं, होता है कि चेंज इन
रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो लिख सकते हो कि रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दिस इज कॉल्ड क्यू वैल्यू। ओके, तो क्यू वैल्यू बेसिकली होता क्या है कि एनर्जी रिलीज्ड इन अल्फा डीके। अल्फा डीके में जितना एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यू वैल्यू। ओके, अब हम इसका और कैलकुलेशन करें तो mx, अगर हम ऐसा अज्यूम कर लें कि mx इज द मास ऑफ द एटम A and Z, my is the mass of atom daughter nucleus and mhe is the mass of atom of helium atom. Now we have to find the what is the energy released in alpha decay process में कितना एनर्जी रिलीज होगा, यही हमें कैलकुलेट करना है। mx, my and mhe। एक चीज यहां पे केयर करना है कि दिस इज द मास ऑफ एटम, mx is the mass of atom XAZ including the mass of neutron, mass of proton and mass of electron also. Again मैं repeat कर रहा हूँ कि mx is the total mass of the atom including the mass of neutron, proton and electron. my is the mass of atom including proton, neutron and total number of electrons inside the atom. तो ये हम कंबाइंड मास की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब हम रिड्यूस्ड मास वाले कंसेप्ट को फॉलो करेंगे या वहाँ से हम एनर्जी फाइंड करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन वाले मास को हम इग्नोर करके चलते हैं, मतलब इसको हम रिड्यूस करके चलेंगे। एक्चुअली न्यूक्लियॉन्स के नंबर पे ही हम फोकस करते हैं, कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उसका रेस्ट मास में कितना का डिफरेंस आया। नाउ वी हैव टू फाइंड द क्यू वैल्यू। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू फाइंड द क्यू वैल्यू फॉर द अल्फा डीके, सो वी कैन राइट द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं m of x minus we will reduce the z number of mass of electron c square. This is the rest mass energy of the reactant minus rest mass energy of the product. So we can write mass of y minus z minus 2 into mass of electron. This is the total mass. हमने इलेक्ट्रॉन के मास को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, टोटल नंबर ऑफ Z माइनस 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड प्लस अगर हम इसमें ऐड कर दें प्लस मास ऑफ हीलियम माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू c स्क्वायर। तो ए वाला हमारा हो गया प्रोडक्ट एंड दिस इज सॉरी ए रिएक्टेंट हो गया और ए हो गया हमारा प्रोडक्ट। इन दोनों का रिड्यूस्ड मास का डिफरेंस जो होगा दिस विल गिव द क्यू वैल्यू। देयरफॉर क्यू वैल्यू इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ए आ जाएगा mx माइनस my एंड c स्क्वायर। mx माइनस my सॉरी mx माइनस my माइनस मास ऑफ हीलियम c square. So this is the Q value. इतना एनर्जी रिलीज होगा। ओके, अगर हम इसको और थोड़ा डिटेल में लिखें कि इफ दिस इज x z a अल्फा डी के लिए कन्वर्टेड इनटू y z माइनस 2 a माइनस 4 प्लस हीलियम 4 2 एंड प्लस यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा और ये एनर्जी क्यू वैल्यू के इक्विवेलेंट होता है। और जो क्यू वैल्यू जितना एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रहा है वो एनर्जी डॉटर न्यूक्लियस एंड हीलियम न्यूक्लियस के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो यहाँ रेस्ट मास एनर्जी का डिफरेंस आया, द डिफरेंस ऑफ द रेस्ट मास एनर्जी दिस इज क्यू वैल्यू इज गोइंग टू द काइनेटिक एनर्जी of the daughter nucleus
या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस, और इन दोनों के शेयर में चला जाता है। ओके, अब हम इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि क्यू वैल्यू अगर हमारे पास टोटल इतना एनर्जी रिलीज हुआ था, कितना काइनेटिक एनर्जी हीलियम में जाएगा एंड कितना काइनेटिक एनर्जी उसके डॉटर न्यूक्लियस में जाएगा। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन हम लोग अब करेंगे कि what is the kinetic energy of the helium nucleus and what is the kinetic energy of the daughter nucleus after decay. Okay, ठीक है ना। अब देखो, ये जो Q वैल्यू होता है, ये टोटल एनर्जी डॉटर न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल कंबाइन काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा इसके। तो होगा क्या कि अगर हमारा न्यूक्लियस एक्स रेस्ट में है, तो अगर Q वैल्यू मतलब रिलीज होगा तो दोनों काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। तो मान लो कि ये हमारा y है और यहाँ पे हमारा अल्फा पार्टिकल है, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी इसका जाएगा और कुछ काइनेटिक एनर्जी से ए मूव करेगा, दोनों काइनेटिक एनर्जी से मूव करेंगे। इफ इनिशियली द न्यूक्लियस एक्स इज एट रेस्ट स्टेशनरी, सो हम बोल सकते हैं कि एक दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्स एंड अल्फा। तब इसका कैलकुलेशन करते हैं कि अगर मान लो कि ये मास इसका है एम वाई, इसका मास है एम वाई और इसका मास ले लेते हैं एम अल्फा। ओके, तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ linear momentum, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसका जो मोमेंटम होगा P और इसका जो P मतलब मोमेंटम ऑफ y इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये होना चाहिए। दोनों का मोमेंटम सेम होना चाहिए बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इफ इनिशियली द पेरेंट न्यूक्लियस इज एट रेस्ट। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि लेट T अल्फा बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल and Ty be the kinetic energy of एटम Y, मतलब न्यूक्लियस Y का। अगर हम ऐसा अज्यूम करते हैं काइनेटिक एनर्जी इतना इतना होगा, तो हम ये लिख सकते हैं कि P को हम लिखते हैं √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, यही होता है P²/2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर मोमेंटम ऑफ अल्फा हम लिख सकते हैं √2 मास ऑफ अल्फा इंटू टी अल्फा, एंड सिमिलरली we can write the momentum of y is equal to √2 mass of y and t of y। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, as पी वाई इज इक्वल टू पी अल्फा, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं 2m अल्फा टी अल्फा इज इक्वल टू √2my ty, देयरफॉर m अल्फा टी अल्फा इज इक्वल टू my एंड ty। ये आ गया। Now the total Q value, the energy released during alpha decay is going in the kinetic energy of the alpha particle and the daughter nucleus Y. So we can write the total kinetic energy of the alpha particle plus total kinetic energy of the Y must be equal to the Q value. This is equation number 1 and this is the equation number 2. और Q वैल्यू हमने कैलकुलेट करना भी बताया है। हो गया। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि T अल्फा प्लस टी वाई कैन बी रिटन एज एम वाई बाई टी वाई हम लिख सकते हैं
एम अल्फा डिवाइडेड बाई एम वाई इंटू टी अल्फा इज इक्वल टू क्यू. ओके, देयरफॉर टी अल्फा एम वाई प्लस एम अल्फा डिवाइडेड बाई एम वाई इज इक्वल टू क्यू वैल्यू. और अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करें, सो वी कैन राइट द टी अल्फा इज इक्वल टू क्यू वैल्यू एम वाई डिवाइडेड बाई एम वाई प्लस एम अल्फा. Okay, now my, if the A is the mass number of parent nucleus, if A is the mass number of parent nucleus, so we can write Q value my can be written as कितना, हम लोग रेशियो लेना है ना, तो यू ए एम यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल मास नंबर का रेशियो आना चाहिए. तो एम वाई हम लिख सकते हैं ए माइनस फोर डिवाइडेड बाई ए माइनस फोर प्लस फोर. तो टी अल्फा कितना हो जाएगा, टी अल्फा हो जाएगा ए माइनस फोर बाई ए टाइम्स क्यू, इतना आ जाएगा. ये रिजल्ट याद रखना है, टी अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस फोर बाई ए टाइम्स क्यू वैल्यू. एंड सिमिलरली you can find the value of ty is equal to कितना होना चाहिए, ty is equal to, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा m अल्फा डिवाइडेड बाई m अल्फा प्लस m of y टाइम्स q वैल्यू. सो दिस इज इक्वल टू 4 बाई a, 4 बाई टोटल a आ जाएगा, 4 बाई a टाइम्स q. Therefore ty is equal to 4 by a times q. याद रखना कि टी अल्फा एंड टी वाई इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा एंड वाई. ओके, हो गया ना. अब देखो, नोट कर लो आप लोग, हो गया. अब देखो यहाँ पे इक्वेशंस को बहुत ही केयरफुली देखना. टी अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस फोर बाई ए, द मैक्सिमम फ्रैक्शन एज द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज वेरी स्मॉल compared to the daughter nucleus, so maximum fraction of the kinetic energy is being carried by the alpha particle because a minus 4 by a है, और बहुत कम काइनेटिक एनर्जी हमको y को जाता है. तो मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग और अगर हम सारी चीज़ों को देखें तो टोटल q वैल्यू का मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी किसको जा रहा है, अल्फा पार्टिकल को, और बहुत कम ही काइनेटिक एनर्जी हमको मिल रहा है y के लिए. ओके, तो इसके कैलकुलेशंस ऐसे करते हैं हम लोग. एक आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग इसको सॉल्व करो तो 2003 का है. तो बहुत ही आसान है, ए का वैल्यू दे दिया है 220, इसका करेक्ट रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा बी. तो हमें फाइंड करना है टी अल्फा. टी अल्फा कितना हो जाएगा, ए माइनस फोर बाई ए इंटू 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ से अगर आप फाइंड करोगे टी अल्फा का वैल्यू तो हो जाएगा 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतना आ गया.
है ना। तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं, कुछ कुछ इजी भी रहेगा। अगला क्वेश्चन लिखो तो, नेक्स्ट। ओके, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो कि स्टेशनरी, इरोडो का क्वेश्चन है कि स्टेशनरी लेड 200 न्यूक्लियस emits an alpha particle with kinetic energy 5.77 mega electron volt. So you have to find the recoil velocity of the daughter nucleus. वही कंसेप्ट होगा, conservation of momentum. Initially the lead nucleus is at rest, so you have to find the recoil velocity of the daughter nucleus. ओके, तो इसका सोल्यूशन अगर आप देखोगे तो लिख सकते हो कि x 200 हमारे पास जो है वो y में ब्रेक किया और प्लस अल्फा पार्टिकल में रिलीज हुआ, एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ और एक वाई डॉटर न्यूक्लियस है हम लोगों का। तो अल्फा का हम लोगों को पता है कि मास नंबर 4 होता है, तो इसका हो जाएगा 196। हमें पता है कि इनिशियली अगर रेस्ट में है तो जो हमारा दोनों का मोमेंटम होना चाहिए वो वाई और अल्फा का सेम होना चाहिए, लीनियर मोमेंटम। सो द लीनियर मोमेंटम ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मस्ट बी लीनियर मोमेंटम ऑफ वाई। ओके, अगर हम अल्फा का लीनियर मोमेंटम अगर एनर्जी के टर्म्स में लिखेंगे तो 2 टाइम्स m alpha t of alpha. T alpha is the kinetic energy of the alpha particle because p equal to root over t 2m into kinetic energy होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं py, what is the momentum of y, mass of y into the velocity of y। ओके, t दिया हुआ है, the t alpha is equal to 5.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अल्फा का मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल गिवन है, जिसको हम m अल्फा से डिनोट कर सकते हैं। दिस इज 4u and the mass of y is also given. This is a minus 4 and this is equal to 196u. ओके, अगर आप यहाँ से फाइंड करोगे तो ये हम लोग का रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द y जो कि डॉटर न्यूक्लियस है। सो वी वाई जो हो जाएगा हम लोग का रूट ओवर 2 m अल्फा t अल्फा डिवाइडेड बाई m ऑफ y। अगर आप इसका प्रॉपर कैलकुलेशंस करते हो, मास का रेशियो है तो कैंसिल आउट, यू का भी वैल्यू उसमें फिट करना पड़ेगा आपको अच्छे से। और उसके बाद अगर आप इस चीज़ का अगर कैलकुलेशंस करोगे सो यू विल गेट 3.4 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। ओके, तो बेसिकली हमें क्या करना है यहाँ पे, एनर्जी कंजर्वेशन, सॉरी मोमेंटम कंजर्वेशन एंड नंबर 2 आपको प्रॉपर इक्वेशन लिख देना है। हो गया। इवन वी कैन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। हम ये भी बता सकते हैं कि डॉटर न्यूक्लियस का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ कि बीटा डीके क्या होता है, आप लोग कर लेना। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बीटा डीके। ठीक है, तो बीटा डीके में बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके, कुछ 2-3 टाइप है, तो इसको हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। द नंबर 1 होता है बीटा डीके में बीटा माइनस इमिशन। तो लिखो बीटा माइनस इमिशन, यहाँ पे हो जाएगा बीटा माइनस। ओके, इसमें क्या होता है कि ये भी एक स्टेबिलिटी गेन करने का नया इमिशन है, न्यू इमिशन। मतलब एक डीके करके कोई भी न्यूक्लियस स्टेबिलिटी गेन करता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अल्फा डीके तो एक प्रोसेस है ही, लेकिन एक बीटा डीके भी, बीटा पार्टिकल इमिट करके भी वो स्टेबल हो जाता है। तो अब इसका कैलकुलेशंस देखते हैं क्या होगा और वो कैसे होगा। तो इसमें क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। तो लिखो व्हेन न्यूट्रॉन is converted into proton, एक न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड
an electron is emitted. Electron is emitted. This emitted electron is called beta decay. ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ओके तो इसका कैलकुलेशन करते हैं। एक्चुअली इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तो मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1, चार्ज 0 and converted into a proton 1 and 1 plus electron is also ejected. This is called beta minus emission, and the charge of electron is -1 and this is 0 plus antineutrino. This is called antineutrino. Antineutrino denoted by nu bar. This is called beta minus. इलेक्ट्रॉन होता है बेसिकली, इसको बीटा माइनस बोलते हैं, और ए हमारा न्यूट्रॉन है और ए प्रोटॉन है। अगर हम इसको एटम्स के टर्म्स में, न्यूक्लियस के टर्म्स में देखें, इफ प्रोटॉन नंबर ए, मास नंबर जेड कन्वर्टेड इनटू वाई, सो दिस इज +1 इलेक्ट्रॉन, 0 -1 plus antineutrino, and so this is proton number increases by 1, so z plus 1 and mass number remains unchanged. इसका मास नंबर चेंज नहीं करता है, तो बीटा माइनस डी के कुछ भी हो मास नंबर चेंज नहीं करेगा, ये ध्यान देना है। और यहाँ पे अगेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लेफ्ट एंड राइट साइड में मास का डिफरेंस होता है, रेस्ट मास एनर्जी, और वो जो एनर्जी आता है इन दोनों में शेयर हो जाता है, बीटा माइनस एंड एंटी न्यूट्रिनो में। हाउ टू फाइंड द क्यू वैल्यू? अगर हमें इसका फाइंड करना है क्यू वैल्यू, सो विल राइट वही सिंबल नोन है कि mx इज द मास ऑफ न्यूक्लियस x इंक्लूडिंग मास ऑफ electron. So we can write the mass of x minus z times mass of electron c square, this is reactant, minus product का mass of y minus z plus 1 mass of electron, plus again there is a mass of electron, this is the mass of electron times c square. If we calculate this value, we will get the mass of x minus mass of y times c square. So the q value is equal to mx minus my c square, and the energy released, this is the rest mass energy difference, the energy released is shared by beta minus, it means electron, and antineutrino. Either electron can take the total value of the q value, either antineutrino can take the total value, या शेयर भी हो सकता है, तो कुछ भी पॉसिबल है। ओके इन दोनों में शेयर हो जाता है, दिस एंड दिस इन दोनों में शेयर हो जाएगा। ओके तो ये रहा हमारा बीटा माइनस डीके। अब नेक्स्ट सेकंड होता है हमारा कि बीटा प्लस इमिशन, तो लिखो बीटा प्लस इमिशन। अब इसमें क्या होता है कि इनसाइड न्यूक्लियस एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एंड एक पॉजिट्रॉन इमिट कर देता है वहां से। तो लिखो कि इनसाइड न्यूक्लियस अ प्रोटॉन, वहां पे न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है, यहाँ पे प्रोटॉन, अ प्रोटॉन इज कन्वर्टेड into neutron and positron, into neutron and positron. The emitted positron is called beta plus decay. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक प्रोटॉन है यहाँ पे p1 और एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन का मास 1, चार्ज 0,
एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन एक्स का चार्ज +1 0, और यहाँ पे एक न्यूट्रिनो इमिशन होगा, न्यूट्रिनो, इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, इसको बोलते हैं बेसिकली बीटा प्लस। ठीक है, अगर हम इसको एटम के फॉर्म में देखें कि न्यूक्लियस के फॉर्म में, तो अगर ये जेड है, दिस इज ए, तो यहाँ पे ये वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन +1 और यहाँ पे 0 और न्यूट्रिनो। अब यहाँ से हम इसको बैलेंस करें तो Z-1, एक प्रोटॉन कम हो जाता है, और इसका मास नंबर बीटा प्लस हो बीटा माइनस हो, मास नंबर कभी भी चेंज नहीं करेगा। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। और इसका जो Q वैल्यू है, जो एनर्जी रिलीज हुआ, पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो दोनों में शेयर हो जाता है, या तो कंप्लीट शेयरिंग होगा या तो फिर पार्शियल होगा, इस तरह से। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि किस में जाएगा, दोनों में जा सकता है। ओके, अब इसका Q वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट याद रखना है। इसका Q वैल्यू देखो, इसका Q वैल्यू कैसे करेंगे, तो मास, अब इसका देखो, इसका Q वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करें कि मास ऑफ X में से हम Z रिड्यूस कर देंगे, Z टाइम्स मास ऑफ E, ये हो गया रिएक्टेंट का, माइनस मास ऑफ Y माइनस Z टाइम्स मास, सॉरी Z-1, माइनस Z-1 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का C²। ठीक है, अगर आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ए आ जाएगा, ए थोड़ा सा डिफरेंट आता है, mx माइनस my और -2 ऑफ टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाता है C²। इसका Q वैल्यू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आता है, ये रिजल्ट बस याद रखना, यही डिफरेंट है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। बीटा प्लस इमिशन, हो गया। देखो, बीटा माइनस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। अगर हम आइसोलेटेड न्यूट्रॉन की बात करें और एक आइसोलेटेड प्रोटॉन की बात करें, तो जो यहाँ पे बीटा प्लस डीके है, इसमें हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या एक आइसोलेटेड प्रोटॉन, कैन एन आइसोलेटेड प्रोटॉन बी कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन? एटम के साथ हो जाता है, न्यूक्लियस के साथ तो हो जाता है ये प्रोसेस, लेकिन कैन एन आइसोलेटेड प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन? इसका आंसर होगा नो, बिकॉज द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। तो अगर प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन हो रहा है तो रेस्ट मास एनर्जी का डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा, जो कि प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा। आइसोलेटेड प्रोटॉन कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू अ न्यूट्रॉन, लेकिन न्यूक्लियस के इनसाइड में प्रोसेस हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर में ये चीज़ें पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आइसोलेटेड प्रोटॉन कभी भी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। एक चीज़ ध्यान देना है। ओके, इसके बाद आता है नंबर 3, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर और के कैप्चर। और के कैप्चर, ये क्या होता है? ये सिमिलर टू बीटा डी के प्लस होता है, सिमिलर, लेकिन 100% उसका वैल्यू, क्यू वैल्यू डिफरेंट होता है। मतलब इसको बोल सकते हैं सिमिलर टू बीटा प्लस डी के, सिमिलर, लेकिन इसका कुछ डिफरेंस भी तो रहेगा। तो इसमें होता है कि न्यूक्लियस कैप्चर वन ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। होता क्या है कि जो न्यूक्लियस में होता है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है
और एब्जॉर्ब कर लेता है और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से पुल करता है वो जनरली के ऑर्बिटल से ही पुल करता है, के शेल से, इसलिए हम इसको बोलते हैं के कैप्चर। ओके, तो लिखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैप्चर one of the orbital electron from outside of nucleus, from outside of the nucleus, and inside the nucleus one proton absorbs one neutron, one proton absorbs one electron and converted into neutron, and converted into neutron. ठीक है, the electron is captured from innermost K shell. The electron is captured from K shell. जनरली K shell से ही इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है। ओके, तो इसका कैलकुलेशन देखते हैं कि एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के इनसाइड में जब के कैप्चर एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो उसका हम लोग इक्वेशंस कैसे लिखेंगे। सो वन ऑफ द प्रोटॉन 1 प्लस कैप्चर्ड बाय वन ऑफ इलेक्ट्रॉन ने कैप्चर कर लिया, सो कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन मास नंबर 1 चार्ज 0 प्लस इन न्यूट्रिनो, एक न्यूट्रिनो भी यहाँ पे रिलीज होता है। तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। वी कैन ऑल्सो राइट द इक्वेशन एक्स के फॉर्म में z मास नंबर a प्लस 1 ऑफ इलेक्ट्रॉन is converted into a y having mass number z plus 1 and mass number चेंज नहीं करेगा इसका, बट प्रोटॉन नंबर इज कन्वर्टेड इनटू z प्लस 1, एक से इंक्रीज कर जाएगा। दिस इज सिमिलर टू बीटा प्लस डी के, बट दोनों के क्यू वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्यू वैल्यू का कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे करेंगे, वी कैन ऑल्सो फाइंड द क्यू वैल्यू इन दिस केस। सो क्यू वैल्यू इज इक्वल टू, वी कैन राइट द मास ऑफ x माइनस z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस there is a mass of electron towards the reactant side, so also we will add the mass of reactants, a mass of electron minus mass of product, so we can write m y minus z plus 1 mass of electron times c square. If you calculate this value, so you will get the mx minus my times c square, the q value. बट द क्यू वैल्यू फॉर बीटा प्लस डी के इज डिफरेंट, -2 टाइम्स एम ई का फैक्टर आ रहा था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्यू वैल्यू ए होगा। तो जितना भी बीटा डी के या फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर बीटा प्लस बीटा माइनस होगा, एक चीज़ याद रखना है कि मास नंबर डज नॉट चेंज, ओनली प्रोटॉन नंबर चेंजेस। ओके, तो ए रहा, हो गया ना। ओके, नेक्स्ट होता है गामा डी के। गामा डी के ये क्या होता है, ध्यान से समझो। गामा डी के एक्चुअली होता क्या है, एक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। कोई भी एटम जब डीके करता है तो फ्रैगमेंट में डिवाइड हो गया, डॉटर न्यूक्लियस में आ गया। अब होता क्या है कि कुछ न्यूक्लियस के अंदर में बहुत सारे न्यूक्लियंस होते हैं। न्यूक्लियंस मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, उसमें भी अपना एनर्जी स्टेट होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन लाइक एटम जैसा। हाइड्रोजन लाइक एटम में मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन का अपना एनर्जी स्टेट होता है, तो न्यूक्लियस के इनसाइड में भी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का भी अपना एनर्जी स्टेट होता है, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके। तो कुछ न्यूक्लियंस गामा डीके जब ये होता है कि कुछ न्यूक्लियस जब डीके करता है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और उस एक्साइटेड स्टेट से अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो कुछ रेडिएशन इमिट करेगा,
और वो जो रेडिएशन होता है वही गामा डीके होता है, मतलब फोटोन रिलीज करता है बेसिकली। बात समझ में आई? ड्यूरिंग डीके प्रोसेस अल्फा डीके और बीटा अल्फा बीटा एंड गामा डीके, फ्यू न्यूक्लियस गेट्स इन एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट से आके कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं और वहां से रेडिएशन जो इमिट होता है उसको बोलते हैं गामा डीके। ओके, तो लिख लो एक्साइटेड न्यूक्लियस एक्स स्टार, ऐसे एक्साइटेड न्यूक्लियस को मतलब स्टार से मार्क करते हैं, रिटर्न्स टू दियर ground state by emitting photon, by emitting photon, and energy equal to the energy difference, and energy equal to the energy difference between इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, मतलब एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फाइनल और एनर्जी स्टेट्स का ट्रांजिशन जो इन्वॉल्व होता है उसके एनर्जी गैप के इक्विवेलेंट फोटोन रिलीज करता है। द एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट ऑफ ट्रांजिशन इन्वॉल्व्ड। तो अगर कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अल्फा बीटा ये सब डीके करता है तो वहां पे डॉटर न्यूक्लियाई वो या तो एक्साइटेड स्टेट में जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, चला भी जाता है। अब वो एक्साइटेड स्टेट से वो कुछ एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन और ग्राउंड स्टेट में आता है और वहां पे गामा रेडिएशन इमिट होता है। आप सुनो यहाँ पे, गामा रेडिएशन ऐसा नहीं कि बस एक ही टाइप का रेडिएशन आएगा, हो सकता है कि थर्ड स्टेट में चला गया तो थर्ड से टू, टू से वन में आएगा, या थर्ड से वन में आ जाएगा। तो बहुत सारे तरह का रेडिएशन मिल सकता है देखने को हमें, सिंगल रेडिएशन नहीं रहेगा फोटोन, बहुत सारा फोटॉन्स आ सकता है। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि वेन एवर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, लिख लो वेन एवर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई undergoes अल्फा और बीटा डीके, the daughter nuclei may remains in excited state, may remains in excited state just after decay, just after decay, after some time, मतलब कुछ तो उसका होता है लाइफ टाइम उस स्टेट में, after some time, after some time it returns to the ground state by emitting गामा रे। अगर इसका हम इक्वेशंस की बात करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, mg से ए चला जाएगा, mg से मान लो कि एल्युमिनियम में चला गया, ए एक्साइटेड हो गया, प्लस यहाँ पे बीटा माइनस, बिकॉज एल्युमिनियम का 13 होता है, इसका 12 होता है, और बीटा और प्लस यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो, अगर बीटा माइनस इमिट करता है तो। अब ए एल्युमिनियम कहाँ पे जाएगा, एक्साइटेड स्टेट से यहाँ पे आएगा और गामा रेडिएशन इमिट करता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे
गामा रेडिएशन होगा। फर्स्ट प्रोसेस तो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या होगा, सेकेंड प्रोसेस यहाँ पे गामा में चला जाता है। ओके, एक क्वेश्चन करो तो, अगर आपने नोट कर लिया है तो। गामा टी के समझ में आ गया ना? ये करो तो। ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हो कि 1 U इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यूज कर सकते हो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो आप लोगों ने किया होगा, वन बाय वन करते हैं। ए बीटा माइनस टी के, इसका हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, के 1940, और बीटा माइनस में हमें पता है कि प्रोटॉन नंबर एक से इंक्रीज कर जाता है, तो अगर प्रोटॉन नंबर अगर 20 हो गया तो कैल्शियम में कन्वर्ट हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 40 ही रहेगा, प्लस बीटा माइनस और प्लस एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है। यहाँ पर क्यू वैल्यू डायरेक्ट हम कर देंगे, मास ऑफ, क्या करें, मास ऑफ कितना है, पी का वैल्यू कितना दिया है, पी का वैल्यू गिवन है पोटेशियम के, तो एम के माइनस एम कैल्शियम इंटू सी स्क्वायर। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 39.0964 यू माइनस 39.9626 यू इंटू सी स्क्वायर। और अगर ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.0014 यू एंड सी स्क्वायर, एंड 1 यू का वैल्यू पता है तो हम कर देंगे 0014 इंटू 931, एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली क्यू वैल्यूज आ जाएगा 1.3034 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर बीटा माइनस डी के। सेकेंड हमें करना है बी बीटा प्लस। बीटा प्लस के लिए हम फिर से इक्वेशन लिखेंगे, पोटेशियम 1940, और इसमें हमारा बीटा प्लस, और इसमें न्यूट्रिनो इमिट होगा, और इसमें प्रोटॉन नंबर 1 से डिक्रीज कर जाता है तो आर्गन में कन्वर्ट हो जाएगा, और मास नंबर वही रहेगा। क्यू वैल्यू इसका याद रखना है, मास ऑफ के, इसका क्यू वैल्यू हो जाएगा मास ऑफ के माइनस मास ऑफ आर्गन, एंड माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। तो मास ऑफ के हो गया 39 पॉइंट, ये हो जाएगा 9640 यू माइनस 39.96240 यू इंटू सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। और इसका अगर वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर दूं इसका वैल्यू, और इसको हम 931 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1.4896 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इधर आ जाएगा 2 इंटू 0.511 इंटू डायरेक्ट हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू हम अगर कैलकुलेट करते आ जाएगा 0.4676 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बीटा प्लस टीके में इतना होगा। ओके, तो ये आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा। सब वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, ध्यान से सुनो, एवरी वैल्यू क्यू वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है सभी डी के पॉसिबल है। नंबर 3 क्या कराना है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इसके लिए क्या होता है हमारा, इसके लिए अगर हम इसका लिखें तो के 19
और ए हो जाएगा हमारा 40, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व कर लेगा, और ए हो जाएगा हमारा एक कन्वर्ट हो जाएगा, आर्गन में ही कन्वर्ट होगा 18 एंड 40, और प्लस न्यूट्रिनो, ऐसे आ जाता है। बीटा प्लस डीके के सिमिलर होता है, बस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ जाता है। अगर हम इसका क्यू वैल्यू फाइंड करेंगे तो दिस इज बीटा प्लस, दोनों सिमिलर है लेकिन क्यू वैल्यू दोनों का डिफरेंट होगा, ये कैलकुलेट करना आप लोग। तो ये हो जाएगा मास ऑफ पोटेशियम माइनस मास ऑफ आर्गन सी स्क्वायर, और अगर ए आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 39, सॉरी कितना होगा 39 ना, हाँ 39.9640 यू माइनस 39.96240 यू इंटू सी स्क्वायर, और इसका वैल्यू आ जाएगा 1.489। हम हर एक में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 931 से, जितना यू आया 931 मल्टीप्लाई कर देंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया इतना। अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो Q वैल्यू फॉर बीटा माइनस डी के, Q वैल्यू फॉर बीटा प्लस डी के एंड Q वैल्यू फॉर K कैप्चर, सबसे ज़्यादा किसका है Q वैल्यू? द Q वैल्यू इज मैक्सिमम फॉर K कैप्चर, सो मोस्ट प्रोबेबल केस क्या होगा? K कैप्चर। लिस्ट प्रोबेबल क्या होगा डी के? यहाँ पे लिस्ट प्रोबेबल होगा बीटा प्लस इमिशन। तो जिसका Q वैल्यू ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होगा, उसका प्रोबेबिलिटी हाई होगा, मतलब वो ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है ना, तो वो ज़्यादा फेवरेबल प्रोसेस होगा। ओके, फटाक से आप लोग ये कैलकुलेट कर लो, तो एक जस्ट 2 मिनट लगना चाहिए ये वाला। तो यहाँ पे बीटा प्लस Q वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, एम सी माइनस एम बी माइनस 2 MEC²। द Q वैल्यू फॉर द बीटा प्लस डी के इज इक्वल टू 0.933 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो। एंड the Q value is shared between neutrino and beta plus, so maximum share of the beta plus can be 0.933 mega electron volt. हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो, कि हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल आर emitted when uranium U-238-92 decay to lead 238 8 sorry 206 82, ये बताना है। देखो
इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि यू 238 92 हमको इसमें कन्वर्ट करना है लेट 206 एंड 82। तो मान लो कि यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल 42 है, ए नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आया प्लस बीटा पार्टिकल जो कि 0 - 1 है, यहाँ पे मान लो कि उसका नंबर बी है, अज्यूम कर लो। अब इसी को बैलेंस करना है, ए नंबर ऑफ अल्फा बी नंबर ऑफ बीटा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को बैलेंस करेंगे तो 238 इज इक्वल टू 206 प्लस 4a प्लस b इंटू 0। तो यहाँ से अगर आप a का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 8 आ जाएगा। और एक इक्वेशन यहाँ से बैलेंस कर सकते हैं कि 92 इज इक्वल टू 82 प्लस 2 इंटू ए माइनस बी। और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे a का वैल्यू पुट करके तो b का वैल्यू आ जाएगा 6। तो इतना बीटा और इतना अल्फा, ये हो जाएगा। ओके हो गया। और आज का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे एक गामा डीके पे। गामा डीके पे किस तरह के प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक्चुअली गामा डीके का मेन सोर्स क्या है कि अल्फा डीके से जो क्यू वैल्यू आया वो क्यू वैल्यू हमारा कहाँ पे शेयर होता था, अल्फा बीटा डीके से। अल्फा और बीटा जैसे क्वेश्चंस हम आ जाते हैं, मान लो कि हमारा कोई डीके हुआ तो उस डीके में जो क्यू वैल्यू आया वो बीटा में जाएगा, न्यूट्रिनो में जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो में जाएगा और एटम को न्यूक्लियस को एक्साइट करने में भी जाएगा। तो ये भी कंसिडर करना अगर है तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करो, फिर पता चलेगा कि एक्चुअली गामा डी के हम कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम्स को। ऐसा प्रॉब्लम एक आईआईटी में भी आया हुआ था। कैसे होगा? देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग देखना। होगा क्या कि अभी तक अगर हमारा बीटा डीके हो रहा था तो टोटल क्यू वैल्यू इसमें शेयर हो रहा था, जितना रेस्ट मास एनर्जी का डिफरेंस है ए बीटा और एंटी न्यूट्रिनो में शेयर हो रहा था, ध्यान से समझना। लेकिन अब क्या होगा कि जितना भी रेस्ट मास एनर्जी का डिफरेंस है अभी तक इसमें शेयर हो रहा था, लेकिन अब जो Hg एटम है, मरकरी जो है वो एक्साइट भी हो रहा है उसी एनर्जी से। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो हो रहा है बीटा माइनस और न्यूट्रिनो को, वो थोड़ा सा कम मिलेगा ना जो एक्चुअली मिल रहा था, बिकॉज एक्साइट भी तो उसी एनर्जी से हो गया हो। तो हमारे पास जो हो जाएगा द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो पॉसिबल होगा वो हो जाएगा 1.97, अगर हम इसकी बात करें 1.97, सॉरी 197 ना, तो ये हो जाएगा 197.96823 यू माइनस 197.966 760 यू इंटू सी स्क्वायर। और इसमें से हमको
एक एनर्जी रिड्यूस करना पड़ेगा जो कि एक्साइट करने में गया है Hg को, और वो एनर्जी है 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी तक हमारा कोई भी एक्साइटेशन नहीं हो रहा था, तो जो हमारा ये वैल्यूज रेस्ट मास एनर्जी का डिफरेंस आ रहा था वो डायरेक्ट हमको काइनेटिक एनर्जी में मिल रहा था, बीटा माइनस एन एंटी न्यूट्रिनो जो भी है। लेकिन अब यहाँ पे एक साइड करने में ए वाला पार्ट चला गया, तो अब हमारे पास जो क्यू वैल्यू, जिसको ये बोल सकते हो कि क्यू वैल्यू कितना एनर्जी रिलीज होगा जस्ट उस डीके में, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर इसका आप कैलकुलेशंस करोगे तो ए आ जाएगा 1.3686 1.3686 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका वैल्यू हो जाएगा 0.2806 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से समझना कि एक्साइट होने में जो एनर्जी जा रहा है वो हमारा रेस्ट मास एनर्जी के डिफरेंस में ही से जा रहा है। ओके, अगर हमारा Hg एटम न्यूक्लियस एक्साइट नहीं होता तो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी 1.3686 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता। ओके, तो ये समझ में आया ना कि एक्साइटेशन से क्या फर्क पड़ा। तो यही है। अब यहां से जो 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो यही हमारा एनर्जी रिलीज करता है फोटोन में, और ए जो हमारा गामा रेडिएशन होता है काफ़ी हाईली एनर्जेटिक फोटोन होता है जो कि एक्सरे के इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब अगर हम करेंगे, एनर्जी रिलीज करेगा फोटोन, तो काफ़ी हाईली उसका वो फोटोन की एनर्जी होती है। ओके, तो ठीक है, ये रहा न्यूक्लियर फिजिक्स, और यहाँ तक मैंने कर दिया। ओके, तो आज के लिए इतना ही, चलो मैं इसको ऑफ करता हूँ। ओके, गुड नाइट।